डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोसी कॉलेज खगड़िया, आज के अपने इस लेक्चर में फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह लेक्चर पुनः हिस्ट्री बीए पार्ट 1 ऑनर्स एवं सब्सिडरी दोनों कक्षाओं के स्टूडेंट्स को समर्पित है। आज हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे वह है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक संरचना को, अवस्था को। तो आइए इस टॉपिक के तहत सबसे पहले समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना या सामाजिक अवस्था को। दरअसल हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उस सभ्यता के संबंध में जो कुछ भी जानकारी हमें मिलती है वह उत्खनन से प्राप्त सामग्री या स्रोत के आधार पर ही। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक उन्नत और सुसंस्कृत समाज के अंतर्गत जो भी आवश्यक तत्व होने चाहिए या होते हैं वे सब के सब सिंधु समाज में विद्यमान या मौजूद थे। उदाहरण के लिए जो तत्व एक समाज में होने चाहिए वह यहाँ भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ तत्वों की बात करते हैं, जैसे कि सामाजिक ढांचा, भोजन, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, मनोरंजन का साधन, अस्त्र शस्त्र, फर्नीचर, आवागमन के साधन, चिकित्सा, मृतक संस्कार इत्यादि इत्यादि। तो आइए अब एक एक कर इन बिंदुओं को या इन तत्वों को देखते हैं एवं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। जो विभिन्न स्रोत हैं उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था वह किसी भी प्रकार के वर्ण में विभाजित नहीं था, लेकिन हाँ एक फैमिली, एक परिवार का कॉन्सेप्ट अवश्य था तथा वे सभी अलग अलग निवास भी करते थे। हालांकि जो प्राप्त अवशेष मिले हैं उसके आधार पर समाज का वर्ण में विभाजन नहीं होने के बावजूद भी इतिहासकारों ने सिंधु समाज को व्यवसाय या कार्य के आधार पर अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों या 4 वर्गों में बांटा है। जो 4 वर्ग माने गए हैं सिंधु समाज के अंतर्गत वो पहला है योद्धा, दूसरा विद्वान, तीसरा व्यापारी वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। अब एक एक कर इन वर्गों को समझते हैं। तो पहला है योद्धा वर्ग। आखिर योद्धा वर्ग का अनुमान कैसे लगा? तो इसका अनुमान भी उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों से ही लगा है। उत्खनन में जो पहरेदारों के भवन, किलों के अवशेष इत्यादि जो प्राप्त हुए हैं वे ही इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि तत्कालीन समाज में क्षत्रियों से मिलता जुलता कोई योद्धा वर्ग अवश्य रहा होगा। इसलिए एक वर्ग हो गया योद्धा वर्ग। दूसरा है विद्वान वर्ग। इस विद्वान वर्ग में पुजारी, वैद्य और ज्योतिषी आते थे। तीसरा है व्यापारी वर्ग। इसमें शिल्पकार
और अन्य व्यवसायी आते थे। चौथा है श्रमिक वर्ग, इसमें किसान, मजदूर और मछुआरे को शामिल किया गया था। जो दूसरा तत्व है वो है भोजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सामाजिक ढांचा, जो पहला तत्व था। अब दूसरे तत्व पे आते हैं, वो है भोजन। इसको देखते हैं। उस समय के व्यक्ति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के होते थे। तो शाकाहारी कैसे? शाकाहारी इस तरह से, दरअसल सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ, जौ, चावल इत्यादि था, और उसमें से भी गेहूँ उसकी मुख्य फसल थी। तो इस तरह से शाकाहारी का भी उदाहरण मिल जाता है। और मांसाहारी कैसे? तो जो उत्खनन से प्राप्त हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उस सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे। इसके अलावा उस सभ्यता से कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं, उनका आकार कुछ ऐसा था जिससे ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि उस सभ्यता के लोग पेय पदार्थों का भी कुछ सेवन किया करते होंगे, जैसे शराब, मदिरा इत्यादि। अब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत तीसरे तत्व को देखते हैं, वह है वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। उनके शरीर पर 2 कपड़े धारण किए जाते थे। एक पहला शॉल जो कि ऊपर पहना जाता था, और दूसरा नीचे धोती के समान कोई कपड़ा होता था। और साधारणतया बिना सिले हुए कपड़े के पहनने का साक्ष्य मिलता है। तो ये था वस्त्र। अब जो अगला तत्व है वो है उस पे आते हैं, चौथा, वो है आभूषण। आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों किया करते थे, जैसे हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, चूड़ियाँ इत्यादि उस समय के आभूषण हुआ करते थे। और ये जो आभूषण थे ये कई धातुओं के बने होते थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा के बने होते थे, और साथ ही साथ कुछ कीमती पत्थर के भी होते थे। पांचवा तत्व को देखते हैं, वह है सौंदर्य प्रसाधन। आधुनिक काल से अगर तुलना करें तो आधुनिक काल के तरह ही उस समय के स्त्री और पुरुष दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग किया करते थे। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाया करती थी और विभिन्न प्रकार के केश विन्यास बनाया करती थी, जबकि पुरुष बड़े बड़े बाल, मूछ और दाढ़ी रखा करते थे। काजल के प्रयोग का भी प्रचलन मिलता है। तो ये हो गया सौंदर्य प्रसाधन। जो अगला तत्व है वह है मनोरंजन का साधन। इसे देखते हैं। उस सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के खेल कूद में भाग लेते थे, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, जुआ खेलना। कई तरह के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं जो कि मनोरंजन के साधन के रूप में थे। अगला तत्व है अस्त्र और शस्त्र, यानी हथियार। उस सभ्यता के जो भी अस्त्र शस्त्र होते थे वो प्रायः तांबे और कांसे के ही बने हुए होते थे। जैसे कुछ जो पाए गए हैं उस सभ्यता से वो मिलते हैं कुल्हाड़ी, छुरा, बर्छी, कटार इत्यादि। इसके अलावा धातुओं के अलावा
पत्थर से बने भी औजार काफ़ी संख्या में वहाँ से मिले हैं। तो लेकिन अस्त्र शस्त्रों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे ये अनुमान किया जाए कि इस सभ्यता के लोगों का किसी अन्य लोगों से युद्ध हुआ करता होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस सभ्यता के अंतर्गत समाज में अस्त्र शस्त्र यानी हथियारों की संख्या का कम प्राप्त होना भी यह इशारा करता है कि इस सभ्यता के लोग अवश्य ही शांति प्रिय रहे होंगे। इन्हें युद्ध से उतना लगाव नहीं हो रहा होगा, ये शांति से जीवन वाले लोग रहे होंगे। अब है आठवां तत्व, वो है फर्नीचर। उस सभ्यता के लोग भी पलंग, चारपाई, कुर्सी, स्टूल, चटाई इत्यादि का प्रयोग किया करते थे। नौवां तत्व है आवागमन के साधन। उस समय आवागमन के रूप में बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। जो 10वां तत्व है वो है चिकित्सा। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा और लोथल नामक स्थल से कुछ ऐसे साक्ष्य प्रतीत हुए हैं या कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे अनुमान लगाया गया कि सिंधुवासी खोपड़ी यानी सिर से शल्य चिकित्सा किया करते होंगे। यानी कहने का मतलब है उस समय के लोग शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन जैसी विधि से भी परिचित थे। इसके अलावा जादू टोना, ताबीज और विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी प्रयोग किया करते थे। कुछ औषधियों के बारे में जो इतिहासकार बोलते हैं वो है जैसे कि नीम की पत्तियाँ, शिलाजीत इत्यादि। जो अगला तत्व है वो है मृतक संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 3 तरह के मृतक संस्कार देखे गए। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाहकरण। इसमें से जो पूर्ण समाधिकरण होता था इसमें मृत्यु के पश्चात शव को दफनाया जाता था पूरी तरह से। आंशिक समाधिकरण में पहले दफनाया जाता था, फिर बाद में उसको निकालकर जलाया जाता था, और दाहकरण में बिल्कुल पूरी तरह से जलाया जाता था। तो इन तीनों पद्धतियों में सबसे अधिक जो प्रचलित था वह था पूर्ण समाधिकरण। तो इस सामाजिक अवस्था के तहत अभी तक हम लोगों ने जिन तत्वों को समझा, उसके अलावा एक और तत्व है जिसे जाना जा सकता है और जो कि महत्वपूर्ण है, वह है स्त्रियों की दशा। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से नारी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि समाज में नारियों का सम्मानित स्थान प्राप्त है, यानी समाज में नारियों की स्थिति काफ़ी अच्छी रही होगी। तो इस प्रकार यहाँ तक हम लोगों ने समझा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक अवस्था को। अब समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक अवस्था को या व्यवस्था को। जितने भी पर्याप्त साक्ष्य या साधन मिले हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि उसके आधार पर सिंधु सभ्यता के राजनीतिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाए। यानी कहने का मतलब है कि साक्ष्यों का अभाव रहा है जो कि यह बतला सके कि उस सभ्यता के दौरान राजनीतिक स्थिति कैसी रही होगी।
ना तो कोई ऐसी इमारत मिली है जिसे कि महल का नाम दिया जा सके, और ना ही कोई भव्य मंदिर मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वहाँ पर पुरोहितों का शासन रहा होगा। हालांकि इस सभ्यता, इस संस्कृति के मोहनजोदड़ो नामक स्थल से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो अवश्य यह संकेत देता है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन अवश्य रहा होगा, क्योंकि उस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। खुदाई से, उत्खनन से दुर्गों का प्राप्त होना, किलों का प्राप्त होना इशारा करता है कि इसका प्रयोग राजनीतिक कार्यों के लिए किया जाता होगा। जो भी नगर थे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, उन सभी का कंस्ट्रक्शंस, उन सभी का निर्माण, एक जैसी संरचना का होना, दुर्ग का निर्माण होना, ईंटों का आकार, माप तौल के साधन का मिलना, एक जैसा मिलना, ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि सिंधु क्षेत्र में एक अत्यंत ही व्यवस्थित शासन व्यवस्था रही होगी। ये अलग बात है कि इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल रहा। हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति की व्यापकता और विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी न किसी केंद्रीय शक्ति से अवश्य संचालित होती थी। इसी संदर्भ में कई इतिहासकारों, कई विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। इनमें से कुछ इतिहासकार हैं जिनका नाम है हंटर, व्हीलर, मैके, स्टुअर्ट पिगॉट इत्यादि इत्यादि। हंटर महोदय का मत है कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। यानी उनका इशारा यह था कि जरूर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोकतंत्र या गणतंत्र जैसी व्यवस्था रही होगी। दूसरे विद्वान हैं व्हीलर। उनका कहना था कि इस सभ्यता के अंतर्गत मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक पद्धति थी, अर्थात मध्यम वर्ग की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और वे ही जनतंत्र के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाते थे। तीसरे विद्वान हैं मैके। उनका कथन है कि वहाँ एक प्रकार की प्रतिनिधात्मक सरकार थी। चौथे विद्वान जो हैं वो हैं स्टुअर्ट पिगॉट। उनका कहना था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्मा राजधानी थी तथा वहाँ पर संभवतः पुरोहितों का शासन था। तो कई विद्वानों के, कई इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे, लेकिन जो लोकप्रिय विचार है वह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था। ऐसा बोलने के पीछे, ऐसा विचार देने के पीछे संभवतः हड़प्पा वासियों का वाणिज्य और व्यापार की ओर अधिक आकर्षण का होना माना गया है। तो इस प्रकार यह थी हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। अब समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक दशा या जीवन या आर्थिक अवस्था को। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इस सभ्यता के लोगों ने समृद्ध होने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया था, उपयोग किया था, जैसे कि कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य इत्यादि। लेकिन इस सब में भी कृषि ही सर्वप्रमुख साधन रहा था।
अब एक एक करके इन साधनों को समझते हैं। पहले आते हैं कृषि पर। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, कपास, तिल इत्यादि उपजाया करते थे। उत्पादन के बाद अनाज रखने के लिए विशाल अन्नागार का प्रयोग किया जाता था, जो कि हड़प्पा नामक स्थल और मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त भी हुई है। लोथल नामक स्थल से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता से हल के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। इस सभ्यता के कई स्थलों के उत्खनन से मोहरें प्राप्त हुई हैं और उससे यह प्रमाण मिलता है, इससे यह ज्ञात होता है, क्योंकि उन मोहरों पे जानवरों के चित्र अंकित थे, तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि अवश्य ही उस समय के लोग घने जंगलों में रहे होंगे और कृषि व्यवस्था उन्नत रही होगी। खेतों के सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। तो इन सभी साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि एक सर्वप्रमुख साधन था। अब जो दूसरा साधन है पशुपालन, उस पर आते हैं। पशुपालन कृषि के पश्चात सिंधुवासियों के लिए एक दूसरा प्रमुख साधन था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हुआ करती थी। इस सभ्यता में कई जानवर के साक्ष्य मिले हैं, जैसे बैल, ऊँट, भेड़, भैंस, बकरी, हाथी, कुत्ते। ये सब पशुपालन के साधन की ओर इशारा करते हैं। तीसरा है व्यापार और वाणिज्य। ऐसा माना गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य काफ़ी उन्नत था। इस सभ्यता के अंतर्गत बिछे हुए सड़कों के जाल एवं लोथल से, जो लोथल नामक स्थल था गुजरात में, वहाँ से प्राप्त बंदरगाह के साक्ष्य, इन सब से स्पष्ट होता है कि व्यापार जो था उस समय का वो जल और थल दोनों ही मार्गों से होता था। और उस समय का व्यापार आंतरिक के साथ साथ बाह्य भी होता था। यहाँ आंतरिक का मतलब अपने सभ्यता के अंतर्गत जो नगर शामिल थे उसके अंदर, और बाह्य से मतलब है कि उस सभ्यता से बाहर के देशों या अन्य क्षेत्रों से व्यापार के संबंध में कहा गया है। कुछ बाहर के देशों से भी व्यापार जो हुआ करते थे, उन देशों के नाम है मेसोपोटामिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, बहरीन, ओमान, सीरिया इत्यादि। आइए अब यहाँ पे कुछ जानते हैं कि इस सभ्यता के लोग कुछ बाहर से भी वस्तुओं का आयात करते थे। तो किन किन वस्तुओं का आयात किन किन देशों से या किन किन क्षेत्रों से किया जाता था, उनके कुछ नाम जानते हैं। जैसे पहला है चांदी। चांदी आयातित किया जाता था अफ़गानिस्तान से, ईरान से, मेसोपोटामिया से। सोना, टीन और सीसा आयात किया जाता था ईरान और अफ़गानिस्तान से। फिरोजा नामक पत्थर वो आयात किया जाता था ईरान से। तांबा जो आयात किया जाता था वह किया जाता था राजस्थान के खेतरी से। लाजवत मनी वह किया जाता था आयात अफ़गानिस्तान के बदहक्सा से। ऐसा माना जाता है कि व्यापार संतुलन सिंधु सभ्यता के पक्ष में था। यहाँ व्यापार संतुलन सिंधु सभ्यता के पक्ष में होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है
कि उस समय आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा होता था। जाहिर सी बात है, आयात कम होगा, निर्यात ज़्यादा होगा, तो उस देश की, उस सभ्यता की अर्थव्यवस्था बेहतर ही होगी। तो इस तरह से व्यापार संतुलन सिंधु सभ्यता के पक्ष में था। तो यह थी हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक दशा, आर्थिक अवस्था। अब समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक अवस्था को। इस सभ्यता के धार्मिक जीवन को संक्षेप में कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इस समय धर्म के संबंध में, धर्म के क्षेत्र में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, पुरुष देवताओं की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, शिव पूजा का साक्ष्य मिलता है, नाग पूजा का साक्ष्य मिलता है, पशु पूजा का साक्ष्य मिलता है, वृक्ष पूजा का साक्ष्य मिलता है, नदी पूजा का साक्ष्य मिलता है, जल पूजा का साक्ष्य मिलता है। लेकिन इन सब के अलावे कहीं से भी इस सभ्यता के अंतर्गत मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए या नहीं प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं धार्मिक जीवन को, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को समझने का। तो यह थी हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक अवस्था, धार्मिक दशा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था या तत्वों को समझने का प्रयास किया है। लेकिन इन सारी बातों को मिलाकर प्राय एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और प्रकृति को बताएं। जैसे ही यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको लिखते वक्त हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, उसके विस्तार, उसके नगरीकरण को पहले लिखें, उसके बाद सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था और आर्थिक अवस्था को बाद में लिख के उसका वर्णन करें। तो ये सारी बातों को लिखने के बाद हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं या हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति को समझाएं से संबंधित प्रश्न का आंसर पूरा हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हमने समझा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था को। लेकिन इससे पहले के वीडियो में, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के नाम से था, उसके तहत हम लोगों ने समझा था उसकी उत्पत्ति, उसका विस्तार और नगरीकरण। तो पहले वाले वीडियो और आज वाले इस वीडियो को मिलाकर लिखा जाए तो हमारा यह आंसर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और प्रकृति। तो दोनों को मिला के लिखना है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ अब इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ और पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।